हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे आर के क्लासेस में। और आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके बारे में अभी फर्स्ट क्लास है, इसका थ्योरी ज़्यादा रहेगा तो थ्योरी पे हम ध्यान देंगे ज़्यादा, फर्स्ट क्लास है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछला चैप्टर पढ़े थे मोशन, तो इसमें पढ़ना है मोशन किस कारण से होता है या उसका परिणाम क्या होता है, उसके ऊपर यह चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है कि फोर्स होता क्या है। फोर्स होता क्या है? तो बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि फोर्स टू पुश एंड पुल, ये पढ़ते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो धक्का देना या उसको खींचना, ये फोर्स कहलाता है। ये पढ़ चुके थे बचपन में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि धक्का देना या खींचना फोर्स है। तो एक्चुअली फोर्स होता क्या है, तो उससे पहले हम जानेंगे एरिस्टोटल पॉलिसी के बारे में। एरिस्टोटल का नाम सुना होगा आपने, एरिस्टोटल। इसको मिटा देते हैं, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल पॉलिसी। एरिस्टोटल तो नाम है किसी वैज्ञानिक का, किसी आदमी का। और पॉलिसी का मतलब होता है जो बात सच नहीं है, मतलब वो कुछ हद तक मान सकते हैं लेकिन उसके बाद कोई उसका वैल्यू नहीं है। पॉलिसी का मतलब पतन, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अरिस्टोटल का नाम सुना ही होगा आपने, अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी। ऐसे तो ये थे फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। अब देखिए बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जनक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ फिजिक्स में घुसे हुए, तो गलत होना ही है। चलिए, अपने समय पे काम किए थे तो उनके हिसाब से सही था। फादर ऑफ बायोलॉजी लगभग 2000 साल पहले इन्होंने फोर्स के बारे में कुछ कहा था। क्या कहा था? इन्होंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। इनका यही कहनाम था और यही इनका अरिस्टोटल का पॉलिसी था। इन्होंने कह दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए उसको फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल के साथ ही सोचा था कि जैसे किसी का बच्चे का टॉय होता है, धागा वाला होता ना टॉय, धागा या स्प्रिंग पे चलता है, वो उसको खींच करके छोड़ देने के बाद वो या तो यूनिफॉर्म मोशन में जा सकता है या रिटार्ड भी करेगा। हम जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन हम पहले नहीं जानते थे, उसी हिसाब से मानते। यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, कुछ समय जा करके उन्होंने देखा कि वो टॉय जो है रुक गया। तो उस आधार पे और भी बहुत से एग्जाम्पल लिए थे उन्होंने, तो वो टॉय जो था रुक गया। तो उन्होंने इसी अंदाज पे कहा कि उस ऑब्जेक्ट को लगातार यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये बात सच नहीं था। इन्होंने ये कहा था, ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, बस जानना है कि इन्होंने क्या कहा था। लिखना तो लिख लीजिए। According to Aristotle, a body needs an external force to move with
सॉरी टू मूव इन यूनिफॉर्म मोशन। इन्होंने ये कहा था, लेकिन ये बात सच नहीं था। गैलीलियो गैलीली। चलिए अब देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स एक इफेक्ट है, प्रभाव है। कैसा इफेक्ट है? फोर्स एक ऐसा इफेक्ट है जो किसी बॉडी का जो पोजीशन है, अगर वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका जो स्टेट है उसको चेंज करता है, उसी को फोर्स बोलते हैं। मतलब कि ऐसे समझ में नहीं आया। मतलब देखिए, कोई बॉडी मान लीजिए रेस्ट में है, ये बॉडी यहाँ पे प्लेस है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है यहाँ प्लेस्ड है, ये अभी रेस्ट में है। तो रेस्ट में ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा। जब इसका पोजीशन को चेंज करेंगे, यहाँ से इसका पोजीशन को हम चेंज कर दिए, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा दिए, इसके पोजीशन को जब यहाँ से यहाँ ले गए, तो जिसके कारण इसका पोजीशन चेंज हुआ, उसी फैक्टर को हम बोलेंगे फोर्स। ये फोर्स के कारण चेंज हुआ, फोर्स के कारण इसका पोजीशन चेंज हुआ। तो फोर्स यही कहता है कि किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करने का जो कारण होता है, जिस कारण से उसका स्टेट चेंज होता है, अवस्था चेंज हो जाता है, वो फोर्स के कारण ही होता है। अब मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा पहले से ही, ये मूविंग में है, पहले यहाँ था, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है और ये मूव करता रहेगा। अब इसका मान लो पोजीशन या स्टेट क्या है? स्टेट है इसका मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका स्टेट चेंज करेंगे, मान लीजिए इसको हम रोक दिए, तो रोके किस कारण से? फोर्स लगाएं, इसी कारण से ये रुका। अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, बोला इट इज अ चेंज, सॉरी चेंज नहीं, इट इज द इफेक्ट, इट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज, चेंज और tends to change, सॉरी इट इन्फ्लुएंस लिखना चाहिए, सॉरी माफ कीजिएगा। लिखते हैं इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज और टेंड्स टू चेंज, ये चेंज करता है या करने की कोशिश करता है। इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंज और टेंड्स टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। ये हो गया हमारा फोर्स का डिफिनेशन। या किसी भी बॉडी का रेस्ट का स्टेट या मोशन के स्टेट को चेंज करने का प्रभाव है फोर्स। नोट कीजिए। चलिए, चूँकि ये इफेक्ट है तो इससे कुछ प्रभाव भी पड़ेगा, तो जान लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इट changes the state of rest
रेस्ट के अवस्था को चेंज करेगा। कैसे? मान लिया कोई बॉल यहाँ पे ग्राउंड पे है, ये रेस्ट में है, तो जब इस पर फोर्स लगाएंगे, जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये यहाँ से मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। तो जब ये पोजीशन यहाँ था, ये रुका हुआ था, इसके बाद ये चलने लगा। क्या हुआ? चलने लगा। ये इसका रेस्ट का स्टेट को चेंज किया। ठीक है, छोड़ रहने दीजिए, लिख दीजिए साथ में, सही रहेगा। दूसरा, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इसका उल्टा, कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, जब इस पे फोर्स लगाया गया तो ये रुक गया, ये मूविंग, और ये रेस्ट पे। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी को स्टॉप किया। कब? इस तरह से फोर्स लगा, तो इधर से फोर्स लगा, इधर मूव कर रहा था, इधर से फोर्स, इधर से भी खींच सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। इस पे फोर्स लगा तो ये रुक गया। सेकंड हो गया। थर्ड, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। मान लीजिए कोई फुटबॉलर फुटबॉल को किक किया, तो जब वो रुका हुआ था तो किक किया तो वो मोशन में आ गया। यह पहला वाला बात हुआ, रेस्ट से चेंज हुआ। दूसरा, जब वो रेस्ट में था, किक करने के बाद मोशन में आया, मोशन में आने के बाद गोलकीपर उसको रोका, तो मोशन के बाद वो रेस्ट में आ गया, वो फोर्स लगाया तभी रोका। थर्ड, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब ये मूविंग बॉडी का डायरेक्शन चेंज करेगा। कैसे? उसी प्रकार से मान लीजिए एक फुटबॉलर किक किया जो बॉल को, तो मूव कर रहा है, अगला फुटबॉलर उसको दूसरी डायरेक्शन में किया, ग्राउंड शॉट खेला, मूव किया, अगला दूसरी डायरेक्शन में पुश किया। जब वो मोशन में था उसी समय उस पर फोर्स लगाया और उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। मान लीजिए ये बॉल यहाँ है, ये बॉल यहाँ है, यहाँ से इसको किक किया, ठीक है, तो ये इधर मूव किया और ये मोशन में ही था कि इधर से आया एक, इधर से इसको फोर्स मिला, इधर से फिर फोर्स मिला तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। इधर डायरेक्शन किया, चेंज कर दिया इधर, तो ये मूविंग बॉडी था, इसका फोर्स के कारण डायरेक्शन चेंज हो गया। ये तीसरा पॉइंट। चलिए अच्छा, फोर्थ लिख लेते हैं। ये इफेक्ट है कि फोर्स के कारण क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है। नंबर 4, इट चेंजेस द शेप ऑफ अ बॉडी। या किसी बॉडी का शेप चेंज करेगा। कैसे? अब देखिए, मान लिए ये वो स्माइली बॉल है, स्माइली बॉल है, जो मुलायम होता है ना, सॉफ्ट वाला, वो स्माइली बॉल है। अब इस पर क्या हुआ, जब फोर्स लगाया गया तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, अब देखिए इसका शेप चेंज होगा। किसके कारण? फोर्स के कारण। फोर्स के कारण इसका शेप चेंज हो गया। 5th नंबर, इट चेंजेस द साइज ऑफ अ
बॉडी। इसमें क्या चेंज करता है, साइज चेंज करता है। देख लीजिए, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग यहाँ टाइटन किया हुआ है, ऐसे टाइटन किया हुआ है, यह है बिफोर फोर्स, बिफोर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है, ये इतना लेंथ है। अब देखिए इस पे फोर्स जब लगाया गया, फोर्स लगाया गया, जब फोर्स लगाया गया तो इसका लेंथ बढ़ गया। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ये इसका शेप चेंज हो गया। लिखिए, हो गया। अरे एक और पॉइंट लिख लीजिए, 6 नंबर डाल के एक और पॉइंट लिख लीजिए। इट चेंजेस द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। स्पीड चेंज करेगा ना फोर्स लगाने के बाद, ये लिख लीजिए। चलिए, हो गया। अब हम जानते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। फोर्स अलग अलग तरह से लग सकता है एक बॉडी पे, तो एक होता है अनबैलेंस फोर्स और दूसरा होता है बैलेंस फोर्स। अब देखते हैं वो क्या होता है। फोर्स जो है, एक हो गया कैसा, अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड, पहले लिख लीजिए, बैलेंस्ड फोर्स। सेकंड क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम से ही पता चल, ये नियंत्रित है और ये अनियंत्रित। अब इसमें फ़र्क क्या है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। देखिए, एक बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग सकता है। मान लीजिए हम एक बॉडी ही है, फिजिक्स में कोई भी लिविंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, बॉडी ऑब्जेक्ट ही मानते हैं, पार्टिकल भी बोल सकते हैं। हम एक बॉडी, एक फोर्स इधर से लगा, एक फोर्स पीछे से लगा, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ एक बॉडी है, एक फोर्स इधर से लगा F1, एक फोर्स इधर से लगा F2, ठीक है। मान लिया या इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, दोनों बराबर फोर्स लगा। न्यूटन इसका यूनिट होता है, और लिखवाया नहीं था, अच्छा लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। फोर्स में 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ मत लिखिएगा, फोर्स में 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देता है। इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट न्यूटन, न्यूटन साहब के नाम पे हुआ था, इसका न्यूटन का एन लिखते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अब अपना टॉपिक पे आते हैं। चलिए, मान लिए 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा, दोनों तरफ बराबर बराबर फोर्स लग रहा है। क्या ये बॉडी कभी मूव करेगा? क्या ये बॉडी मूव करेगा? बोलिएगा नहीं। क्यों नहीं? मान लिए हम ऐसे खड़े हैं, अब मेरा 2 दोस्त आ गया, एक बोलेगा मेरे साथ चलो खेलने, एक बोलेगा मेरे साथ चलो पढ़ो, ठीक है। अब मेरा हाथ है, ऐसे खड़े हो, एक उधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा है, और दोनों का फोर्स जो है बराबर लगा रहा है। वो भी मान लिए 100 न्यूटन का फोर्स लगा है, इधर से भी 100 न्यूटन का फोर्स लगा,
अब मेरा हाथ तो खींचा रहा है, हम न उधर जाएंगे न उधर जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर ताकत लगा रहा है। तो हम यहीं पे खड़े थे और खड़े ही रहेंगे, ठीक है ना, हम खड़े थे और खड़े ही रहेंगे। तो ये हो गया बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स मेनली सब कोई भी समझता है क्या कि बैलेंस फोर्स लगने से कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। बोले क्यों नहीं सच है, उस पर भी पता करेंगे, बताएंगे। पहले ये समझ में आया ना, जब दोनों तरफ से फोर्स, इधर से भी मान लीजिए लगा देते हैं, इधर से भी फोर्स लगा देते हैं 10-10 न्यूटन का, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर से भी लगा रहा है, इधर से भी, चारों तरफ से लगा रहा है, एक से ज़्यादा फोर्स लग सकता है, लेकिन सब फोर्स क्या है, इक्वल है। तो ये बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर ये मूव करता रहता तब क्या होता, अगर ये बॉडी मूव करता रहता तब क्या होता, तब ये बॉडी जो है मोशन में ही रहता है। मान लिए कि ये बॉडी पहले से ही चल रहा है, इधर से ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, इधर से ये फोर्स लगाया, तो इन दोनों का अपना फोर्स तो 0 हो गया, ठीक है ना। जब दोनों बराबर, और ये मोशन में था पहले से, तो मोशन में ही रहेगा। इतना बात याद रखिएगा, कभी भी बैलेंस फोर्स लगने का मतलब ये नहीं कि बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। फर्क कब होगा, उसके स्टेट पर कि क्या वो बॉडी रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो बैलेंस फोर्स लगने के बाद वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो मोशन में है तो बैलेंस फोर्स लगने के बाद भी वो मोशन में ही रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है ना। दो ही समझिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो टोटल फोर्स क्या निकालें, एफ नेट, एफ से डिनोट करते हैं फोर्स को, एफ नेट क्या निकालेंगे। अब देखिए F1 प्लस F2, टोटल फोर्स तो ऐसे ही निकलता है, F1 प्लस F2 ऐसे ही निकलता ना, ठीक है। अब F1 कितना, 10 न्यूटन, F1 10 न्यूटन, F2 कितना, वो भी 10 न्यूटन ही है। अगर इसको डायरेक्शन लिए स्ट्रेट तो ये उसके अपोजिट में है, अगर इसको मानते हैं स्ट्रेट तो ये उसके अपोजिट में है, ठीक है। तो मान लिए F2 जो है वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है ना, ये इधर लगा रहा है, ये इधर। अगर F2 को पहले लिखेंगे तो F1 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट लगा रहा है दोनों। एक को मानेंगे कि वो अपना स्ट्रेट लगाया, स्ट्रेट वो भी लगाएगा, लेकिन उसके विरुद्ध लगा रहा है। तो ये 10 प्लस माइनस माइनस 10 कितना हो गया, 0 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कोई फोर्स ही नहीं लग रहा उस पर, ऐसे तो लग रहा है लेकिन टोटल नेट फोर्स 0 आ रहा है। नेट फोर्स कुछ लग नहीं रहा, मतलब उस ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अगर ये मोशन में रहेगा तो मोशन में ही चलता रहेगा। अब ये आ गया अनबैलेंस्ड फोर्स, उसके बारे में भी जान लेते हैं। अब मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट था, यही ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, रेस्ट में है, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। कोई F1 लगाया इधर से, F1 और एक F2 लगाया इधर से, तो F1 जो लगाया वो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, और F2 जो लगाया वो 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो अब क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो हाँ करेगा। तो मूव करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, ये भी बात है, क्योंकि जब फोर्स लग रहा है, मोशन होगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन में तो जाएगा। तो देखिए ये फोर्स लगा रहा है इधर से, ये फोर्स लगा रहा है इधर से, एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट। एफ नेट क्या होता है, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। चलिए अब बड़ा वैल्यू है ना, तो बड़ा वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं। F2 प्लस F1 लिखिए, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है,
अब प्लस ये कितना न्यूटन का लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो 40 माइनस 20, एफ नेट कितना है बाबू, एफ नेट 20 न्यूटन, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और वो किस तरफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स इधर से लगा रहा है, ये इधर से। तो जब ये अपना 20 न्यूटन इधर से लगाया, ये अपना 20 न्यूटन इधर से लगाया, तो ये तो वैल्यू 0, लेकिन इसके पास 20 न्यूटन जो है एक्स्ट्रा है। तो जब वो वैल्यू 0 होने के बाद ये रेस्ट पे है, जब वो एक्स्ट्रा 20 न्यूटन उसके पास है, तो वो ऑब्जेक्ट को इधर धकेलेगा, तो मोशन होगा इसमें, इस डायरेक्शन में। किधर, तो फोर्स के डायरेक्शन में मोशन होगा। F2 ज़्यादा बल लगा रहा है तो इसी डायरेक्शन में मूव होगा। हमेशा याद रखना है कि फोर्स के डायरेक्शन में ही मोशन होगा, स्ट्रेट लगेगा तब, ठीक है ना। इसको लिखिए, चलिए लिख लिए। अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, ये तो समझने वाली बात थी, समझ गए। अब इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। बैलेंस फोर्स क्या बोलता है, बैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन becomes 0, is becomes नहीं, is 0, is 0, then the force acting on that body is known as balanced फोर्स। लिख लीजिए, बोला कि अगर जब कोई भी बॉडी, यहाँ दोनों लिख दिए हैं, कि कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है और उसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तब जो उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, यहाँ F1 लग रहा है, F2 यहाँ बता देते हैं कि F1 बराबर F2 है, ठीक है, F1 बराबर F2, F नेट बराबर 0, ठीक है ना, F नेट 0 हो गया। चलिए अब देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, हम थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द बॉडी ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज, यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉन जीरो, यहाँ देन है, सॉरी छूट गया होगा, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आप मिटा के लिखिएगा, मेरा तो बोर्ड था, फायदा हो गया। F1 F2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो F नेट बराबर नॉन जीरो वैल्यू आएगा, नॉन जीरो वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू आएगा, पॉजिटिव में भी आ सकता है, निगेटिव में। निगेटिव आने का मतलब कि फोर्स जो है उसके उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे लिए थे F1, जैसे इधर लिए थे 10 न्यूटन, इधर मान लीजिए ले लिए 30 न्यूटन। अगर हम लिख दिए F नेट 10 माइनस 30, प्लस माइनस डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो ये माइनस 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है,
-20 की -20 कहने का मतलब कि ये किधर लगा रहा है, इधर ही लगा रहा है, ठीक है ना। माइनस का मतलब यही होता है, इसीलिए डायरेक्ट बताया था कि बड़ा वैल्यू लीजिए, सिंपल समझना है। चलिए नोट कीजिए। चलिए फोर्स भी जान गए, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, इन सब के बारे में भी जान गए। अब आता है न्यूटन का लॉ। न्यूटन 3 लॉ दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन लॉ जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया इनर्शिया का नाम सुना है? पहले सुने होगा, कोई बच्चा सुना होगा, कोई नहीं सुना होगा। इनर्शिया, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। अगर इनर्शिया जो है किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है या उसका खासियत है, तो इसका काम क्या होता है, ये किसी भी चेंज को अपोज करता है, मतलब विरोध करता है। ये बहुत ढीठ है। मान लीजिए कोई बदमाश बच्चा है, होमवर्क नहीं बनाया, टीचर बोले खड़ा क्यों नहीं बनाया, अब वो कसम कहा के आया घर से कि हमको कुछ नहीं बोलना है, चाहे कुछ हो जाए, हम चुप है। टीचर बोल रहे हैं क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, मार रहा है, लेकिन वो दम खड़ा रहेंगे, बोलेंगे नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे। तो वो उसका इनर्शिया हो गया, मतलब वो ठान लिया है, वो उसका प्रॉपर्टी है, गुण है। वो कह रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमको बदलना नहीं है, हम जो चुप रहना है तो चुप रहेंगे। तो अब समझते हैं सिंपली में कि इनर्शिया होता क्या है। ये एक बॉडी का या किसी भी बॉडी का या पार्टिकल का गुण है कि यह अपने अंदर चेंज आने से विरोध करता है, अपने अंदर चेंज आने से विरोध करता है। अब कैसा विरोध करता है, मान लिए कि अगर कोई बॉडी रुका हुआ है यानी रेस्ट में है, तो वो अपोज करेगा कि हम रेस्ट में है तो हम रेस्ट में ही रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। अगर कोई हिलाना चाहे उसको अपोज करे कि नहीं हम नहीं हिलेंगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है, पहले से ही मूव कर रहा है, वो भी अपोज करेगा। अगर कोई इसको रोकने के लिए कर रहा है तो विरोध करेगा, नहीं हम नहीं रुकेंगे, मेरा काम है मोशन में रहना, हम मोशन में ही रहेंगे। अब एग्जाम्पल से समझिए, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए इनर्शिया बहुत से एग्जाम्पल होता है। कौन सा पहले बताएं? हाँ, एक मान लीजिए यहाँ गिलास, ऐसा नहीं, एक कार्ड है, एक कार्ड है, ये ग्लास के ऊपर कार्ड रखा हुआ है, इस पे क्या है, एक कॉइन है। एक कॉइन है, ठीक है। तो इस कार्ड पे क्या है, फोर्स लगाएं, कार्ड पे क्या है, फोर्स लगाएं। कार्ड ग्लास है, ग्लास पे रखा हुआ कार्ड है और उसके ऊपर एक सिक्का है। तो जब हम कार्ड पे फोर्स लगाएं तो वो सिक्का जो है क्या है, रेस्ट में है। सिक्का पे कोई फोर्स नहीं लगाएं, सिक्का रेस्ट पे है, तो उसका खासियत है या इनर्शिया कहता है कि हम रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगे। अब हम जो कार्ड पे फोर्स लगाएं तो कार्ड पे हम फोर्स लगाएं, लेकिन कॉइन पे फोर्स नहीं लगाएं। कार्ड पे फोर्स लगाएं तो कार्ड आगे चला जाता है और सिक्का क्या है, ग्लास में गिर गया, सिक्का ग्लास में गिर गया। तो ये ग्लास में क्यों गिरा, उसके साथ नहीं गया, ये इसका इनर्शिया उसको नहीं जाने दिया।
वो बोला कि हम जो रुके हुए हैं तो रुके हुए रहेंगे, तुमको जाना है तुम जाओ। जब कार्ड पे फोर्स लगा तो कार्ड आगे चला गया और सिक्का वहीं पे रह गया और ग्रेविटी के कारण नीचे गिरा। ऐसा नहीं कि वहीं थोड़ी देर रुकेगा, वहाँ इतना कम समय रहेगा आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा देर रुकेगा लेकिन ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिरेगा। तो इसका टेंडेंसी था, खासियत था, प्रॉपर्टी था कि हम रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे। अब देखिए एक मूविंग ऑब्जेक्ट का मान लीजिए, जैसे हम गाड़ी में सफ़र करते हैं, गाड़ी में सफ़र करते हैं, मान लीजिए बस में ही है, कार में ही है, बैठे हुए हैं। अब अचानक से जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम लोग क्या आगे चले जाते हैं, है ना। आगे कोई बैठा उसके गोद में गिर गया, ठीक है। तो किस कारण से हुआ, हम मोशन में थे तो हमारा इनर्शिया कहता है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा नीचे वाला पार्ट जो है बस के साथ था, बस रुका, या कोई गाड़ी के साथ था, गाड़ी रुका, नीचे वाला पार्ट रुका, लेकिन ऊपर वाला पार्ट बोलता है हम चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, नीचे वाला रह गया वहीं, हम लोग आगे चले जाते हैं। ये मोशन का केस। वैसे ही रेस्ट का, बैठे हुआ है, अचानक से एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को तो क्या होता है, हम पीछे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे आगे नीचे वाला पार्ट जो है गाड़ी के साथ आगे जाए और ये पार्ट यहीं रहना चाहता है, तो हमारा पोजीशन ये वाला कहाँ था, पीछे रह जाता है। जब आगे हम आए तो ऊपर वाला पोजीशन पीछे, तो हम पीछे हो जाते हैं। यही प्रॉपर्टी है इनर्शिया का कि वो अपने में चेंज लाने से अपोज करता है, जितना उससे हो सकता है वो अपोज करता है, लेकिन फोर्स ज़्यादा बलवान होता है तो साथ में लेकर चला जाता है। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक जो पत्ता जो है ना पेड़ से गिरता है तो वो इनर्शिया के कारण ही गिरता है। जब हम हिलाते हैं, उसको हिलाते हैं या हवा से हिलता है तो पत्ता टूट कर नीचे गिरता है, तो इनर्शिया के कारण ही। जब पेड़ हम हिलाएं तो पेड़ को मोशन मिल गया, लेकिन जो पत्ता यहाँ लटका हुआ है वो कहता है कि हम रेस्ट में हैं, रेस्ट में रहेंगे, तो वो वहीं पर रहना चाहता है। तो पेड़ आगे चला गया, आगे पीछे जाता है, वो टूट जाता है और वहाँ से वो गिर जाता है। ये इनर्शिया के कारण ही सब कुछ होता है। अब इनर्शिया का डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ an object, it is the tendency of an object at rest or in यूनिफॉर्म मोशन। ये टेंडेंसी है, चाहे वो बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन to oppose the change in it, अपने आप में चेंज होने के लिए अपोज करता है, चाहे वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। फॉलिंग लीव्स फ्रॉम ट्रीज, पेड़ से पत्तियों का गिरना। एग्जाम्पल वो ग्लास वाला भी बता ही दिया, कार वाला भी बता दिए, देख लीजिए, नोट कीजिए। चलिए हो गया। तो इसी ऑब्जेक्ट के दो स्टेट के कारण इनर्शिया भी दो तरह का होता है। ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहता है और एक यूनिफॉर्म मोशन। तो इनर्शिया भी वैसा ही है, रेस्ट के लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन बॉडी के लिए इनर्शिया ऑफ मोशन। बात वही है जो समझाए हैं, बस नाम है एक, दो तरह का इनर्शिया, दो तरह का इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन।
ये दोनों छोटा सा डिफिनेशन भी लिखवा ही देते हैं। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट it tends to remains if a body in rest it remains in rest. If a body is moving with uniform motion, then it wants to remain in uniform motion. Then it is called the inertia of motion. इसको भी पूरा लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। If a body is in rest, it wants to remains in rest, then it is called inertia of rest. ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। हो गया, चलिए अब इनर्शिया में एक और बात है जो जानने वाली है कि इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंडेंट है। मतलब इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास। इसका मतलब जानते ही होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब कि जितना ज़्यादा मास होगा किसी बॉडी का उसका इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा। अगर बॉडी का मास कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। अब कैसे? अब कोई ट्रक है, ठीक है, ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो उस ट्रक का अगर रोकना है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर एक गाड़ी के अपेक्षा मान लीजिए कोई 4 व्हीलर है, कार है, उसको रोकना है तो उस कार को, दोनों सेम स्पीड से जा रहा है, मास दोनों का अलग अलग है, तो वो जो कार जो है उसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा और जो ट्रक है उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब कि ये जो ट्रक है अगर मूव कर रहा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा कार के इनर्शिया से, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा कार से। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। अब जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, तो इसको हम आसानी से पुश कर दे रहे हैं। ये रेस्ट में रहना चाहता है, अभी रेस्ट में रहे, इसको पुश कर दिए, आसानी से कर दिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये टेबल है, ये है स्टूल है, इसका मास इसके मास से बहुत कम है, तो इसको जो मूव करने में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना याद रखना ही है कि इनर्शिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास पे। किसी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है ना। एक रेस्ट से समझ लीजिए, अगर गाड़ी खड़ी है, ट्रक भी खड़ा है और एक साइकिल खड़ा है, जल लीजिए, बहुत फर्क हो जाएगा। अब खड़ा साइकिल को हम धक्का दे सकते हैं आराम से, ठीक है ना, मास है लेकिन हम धक्का दे सकते हैं। अब खड़ा ट्रक रहा है, धक्का दीजिए, होगा,
वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। हम तो फोर्स लगा रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, भले वो ना हिल रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम फोर्स नहीं लगा रहे, फोर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन उसका इनर्शिया इतना ज़्यादा है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, मास जितना ज़्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसके बाद आता है न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन के लॉ के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इतना बहुत है आज के लिए, धीरे धीरे करके आराम आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। न्यूटन का 3 लॉ है, तीनों को बारी बारी करके पढ़ेंगे, और जो अगला क्लास होगा हमारा वही न्यूटन का पहला नियम पे होगा। और इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और आज यहीं रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे में रहिए। बाय बाय।